अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्दी ही आपको वो चीजें भी बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको बहुत जरूरत थी। दूसरा, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। तीसरा, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, then you will have to work until you die। अगर नींद में भी तू पैसा नहीं कमा पा रहा है सोते सोते, तो तुझे सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात कर रहा हूं वॉरेन बफे की। गेम चेंजिंग वीडियो है। ऐसे मैंने पीछे बहुत पावरफुल वीडियोस दिए हैं अभी आपको। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डी मार्ट, मेरी कॉम, गांधी, लाइफ इन 2050, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड्स, बंगाली कम्युनिटी, सक्सेस हैबिट ऑफ बिलियनियर, आगे भी दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हैं ना, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। तेंदुलकर का जन्मदिन आने वाला है। अजीत डोवाल कैसे इतने बुद्धिमान, क्या क्या किया। पॉलिटिकल रिलेशन सोच रहा हूं मैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएस से कैसे इतना राइज कर गया, इतना पैसा कमाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई और भी हो नीचे बताइएगा। पर आज बात करूंगा ऐसे आदमी का, दुनिया के 4 सबसे अमीर आदमियों में उसका नाम आया पिछले 20 साल तक। कभी रैंक 1, कभी रैंक 2, कभी रैंक 3, कभी रैंक 4। 2008 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। आज भी तीसरे या चौथे रैंक पे है, लेकिन पिछले 50 साल से उसी मकान में रह रहा है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, मिलता नहीं किसी से। एक बार बोली लगाई गई, मैं मिलूंगा वॉरेन बफे से, लंच करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं। बोली लगाई तो उनके लंच के लिए 35 करोड़ रुपए उनको दिए गए कि मैं आपके साथ 1 घंटा लंच करना चाहता हूं। वॉरेन बफे ने 35 करोड़ खुशी खुशी लिए, ले आ भैया 35 करोड़, और दान में दे दिए। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे साथ लंच करने आ रहा है, 35 करोड़ मैं दान दे दूंगा। लिविंग लेजेंड ऑफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर है भैया। किनके? दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के फाइनेंशियल एडवाइजर। हिज वर्ड्स आर नॉट वर्ड्स, दे आर वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। हिंदी में बोलूं क्या, उनके शब्द शब्द नहीं है, वो दुनिया के लिए पूरी दुनिया है। यानी कि वो कुछ भी बोल देते हैं भैया, गेम चेंज हो जाता है। 1970s की बात कर रहा हूं, 50 साल पहले भी वो जिस स्टॉक को खरीद लेते थे ना, उस स्टॉक का भाव अगले दिन 10% बढ़ जाता था। बात समझो। एक उसका नेब्रास्का वो स्टेट है सेंट्रल यूएस के अंदर, वहां पे उसका एक दोस्त हुआ करता था, वो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर गया। कहानी बता रहा हूं, गेम चेंजिंग। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर गया, माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर लीडरशिप में था। नेब्रास्का के उस दोस्त ने एक बारी उससे पूछा, भैया वॉरेन बफे एक बात बता, तू माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, उसका स्टॉक नहीं खरीदता, तुझे क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट में कोई कमी रह गई है जो तू उसका स्टॉक नहीं खरीद रहा? उसने ईमेल लिखा वॉरेन बफे को। वो जिंदगी का पहला ईमेल, वॉरेन बफे ने उसको रिप्लाई किया। नेब्रास्का का उसका दोस्त था, तो उसने रिप्लाई करते वक्त बताया, मैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, बहुत सारे कारण लिख दिए। और साथ में उसने उसको नेब्रास्का की फुटबॉल टीम जो बड़ी बेकार थी उसके साथ भी कंपेयर कर दिया। अब वो मेल तो कर दिया, एक मेल किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो वहां की सरकार थी, यूएस गवर्नमेंट, उसने उस मेल को ट्रैक करके निकाल लिया। उन्होंने उस मेल को, प्राइवेट मेल को पढ़ा, और वो उनको लगा कि ओहो, इससे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है, वॉरेन बफे ने यह बात बोली है। वो मेल जाकर के बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार में छप गई। इसको बहुत बुरा लगा, मेरी प्राइवेट ईमेल पहली बार लिखी थी और सरकार ने निकाल करके अखबार में छपवा दिया। वो दिन आखिरी दिन था उसका, उसके बाद उसने कभी किसी को मेल नहीं लिखा। उसको इस बात का दुख नहीं था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की निंदा करी, उसको इस बात का दुख था कि मैं नेब्रास्का नाम के स्टेट में रहता हूं, और उसमें छोटा शहर है ओमाहा, लेकिन मैंने जो है नेब्रास्का की फुटबॉल टीम की बेइज्जती करी है, ऐसा ना हो जाए मुझे यहां से घर छोड़ना पड़ जाए। बहरहाल एनुअल लेटर जरूर लिखते हैं अपने सारे शेयर होल्डर को, और जो एनुअल लेटर लिख करके भेजते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, जब ये उनको भेजते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटीज बैठ करके उनके एनुअल लेटर को पढ़ती है, इनकी कही हुई बात को पढ़ा जाता है। यूनिवर्सिटी सिखाती है, अरे देख भाई वॉरेन बफे ने चिट्ठी लिखी, अरे क्या लिखा होगा इसके, 63 कंपनियां हैं आज वॉरेन बफे की। मेरा वीडियो देख लेना भैया, थोड़ी देर के अंदर मैं इतनी सारी लर्निंग देने वाला हूं। 63 कंपनीज वॉरेन बफे की, हर कंपनी के सीईओ को साल में एक चिट्ठी भेजता है, ना मिलता है ना फोन पे बात करता है। वॉरेन बफे साल में एक चिट्ठी भेज दी और उसमें लिख दिया, भैया तुम्हारा ये गोल है, तुम्हारा ये केपीआई है, ये तुम्हारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और ये तुम्हारे इस साल के गोल होने चाहिए, इसको अचीव करके दिखाओ। एक चिट्ठी भेजी, बस हड़कंप मच जाता है। कोई मिलता नहीं, कुछ बात नहीं करता, मीटिंग ले, क्योंकि उनकी आदत क्या, पढ़ते रहते हैं, 10-10, 12-12 घंटे तो रोज पढ़ते हैं, कोई मीटिंग करते ही नहीं। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने गए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, उसको एडमिशन नहीं मिला वॉरेन बफे को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉरेन बफे की केस स्टडी सिखा रहा है सबको। आज बता रहा है भैया वॉरेन बफे इतना बड़ा कैसे होगा, उसको उस समय पढ़ने नहीं दिया था। आज एक बात समझ लेना, जो सबसे बड़े 100 अरबपति हैं दुनिया के, उनमें से 80% लोग खुद से अरबपति बने हैं, माँ बाप के पैसे से नहीं बने हैं। और वो बड़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं लोगों को, कहते हैं क्रेडिट कार्ड से दूर रहना, पैसे ने आदमी को नहीं बनाया, आदमी ने पैसे को बनाया, इसको याद रखना।
और दूसरे के कहे अनुसार काम नहीं करना, अपनी बुद्धि से काम करना। बचपन में इनके खून के अंदर बिजनेस घुस गया। इनको पहले से ही पता था अमीर तो बहुत बनने वाला हूं। 6 साल की उम्र में रिसर्च करने चले गए दुकान के बाहर। अरे कौन सी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ज्यादा है, बाहर जाके ढूंढने लगे। अरे इसका ढक्कन उसका ढक्कन, अलग अलग ढक्कन देखे उन्होंने। वहां जाकर रिसर्च में इनको समझ में आया सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन बाहर कोका कोला के पड़े हैं। उससे उसने धंधा चालू कर दिया। 6 कैन कोका कोला के 25 सेंट में खरीदता था, 30 सेंट में बेचाता था। 25 सेंट में खरीदता था, 30 सेंट में बेचाता था। हर रोज 5 सेंट बचाया। 6 साल की उम्र में जब बच्चे कंचे खेल रहे हैं, ये धन से धंधा करना शुरू कर दिया। और वो जो कोका कोला पे रिसर्च किया, वहां से इसको रिसर्च की आदत पड़ी। 11 साल की उम्र में इसने पहली बार एक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। इसके पिता ने इसको गाइड किया था। वहां पे सिटी सर्विस नाम का एक स्टॉक था, जिसको उसने 38 रुपए के भाव में, $38 के भाव में खरीद लिया। अब वो हुआ क्या, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा, इसको बच्चे टेंशन हो गई। अरे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। बैठा रहा टाइट, वेट किया। जैसे ही वो $28 से वापस $40 हुआ, इसने तुरंत जाके बेच दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो $200 का हो गया शेयर। इसको लगा यार मैं तो $2 कमाए थे, ये तो $200 का हो गया, बहुत कमा सकता था। बड़ा परेशान हुआ उस समय। लेकिन उसको सीखने को मिला कि भैया ऐसा है, मेरी बात समझो कि जिस चीज को टाइम लगता है, अगर कंपनी अच्छी है, इसको ग्रो करने में टाइम लगता है तो लगेगा। मैंने जल्दी कर दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक औरत और एक पुरुष जब ये दोनों मिलते हैं तो 9 महीने में बच्चा पैदा करते हैं, तो 9 पुरुष लगा दो तो 1 महीने में बच्चा पैदा तो हो नहीं जाएगा। या 9 महिलाओं को जोड़ लो इकट्ठे तो भी 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं होगा। 9 महीने लगता है। तो मैंने वेट नहीं किया, इसलिए मैं हारा। ये एक्सपीरियंस उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया। बाकी सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे और ये बाइंग स्टॉक्स खेल रहे थे। 16 साल की उम्र में $53,000 कमा चुके थे। कभी कलेक्टर स्टैंप बेचते थे, कभी गाड़ी साफ करते थे, कभी पुरानी गोल्फ की बॉल लेके उसको रिफर्बिश करते थे, कभी जाकर के वॉशिंगटन पोस्ट जो उनका सबसे फेमस अखबार था वहां का उसको बेचते थे। $175 कमाया करते थे रेगुलरली। अपने उस समय के टीचर से ज्यादा कमाते थे। 17 साल की उम्र में पिता ने वॉटन भेज दिया, जा भैया वॉटन में पढ़ के, सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज। वॉटन गए, थोड़े दिन एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किए। टीचर वहां पढ़ा रहे, छोड़ के आ गए। माँ बाप को बोले अरे इस टीचर से ज्यादा तो मैं जानता हूं। पढ़ने में बहुत तेज थे ना ये। जो टीचर सिखाता था उसे 4 कदम आगे रहते थे। जितना टीचर कमाता था उससे ज्यादा पहले ही कमा लेते थे। 17 साल की उम्र में इसने क्या किया, एक दिन बाल कटाने गया नाई की दुकान पे। भैया बोला बढ़िया बढ़िया बाल काट दो। लेकिन नाई बोला यार मैं वेट कर भैया, अभी 3 आदमी बैठे हैं। इसको समझ में आया लोगों को वेट करना पड़ता है। इसने का नया बिजनेस आइडिया, 17 साल की उम्र में एक पिन बॉल गेम का बढ़िया बिजनेस आइडिया कर दिया इन्होंने। पिनबॉल गेम कैसा होता है, ये समझो जैसे इंडियन कंचे होते हैं ना, उसका पॉलिश्ड वर्जन। हाँ, वहां पे टेबल लगा दी, उसमें कंचा छेद में फेंकना रहता है, तो वो निकल पिनबॉल मशीन बोलते हैं उसको। इन्होंने $25 की मशीन ली, जाके नाई को समझाया कि मेरी बात समझ भाई, तेरा इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क प्रेपोजिशन। पैसा मेरा है, लगेगा, लोग आएंगे खेलेंगे और उनको मजा आएगा, तेरे पास ज्यादा लोग आएंगे, वेट करते वक्त वो खेलते रहेंगे। अच्छा, लोगों को अच्छा लगने लगा। हाँ, उसमें क्या सिस्टम था कि भाई 5 सेंट डालो और 20 बॉल मिलेंगी, आराम से खेलते रहो। नाई भी फ्री हो गया। बोला नहीं नहीं, अभी तो किसी और के बाल काट ले, अभी तो मेरे कंचे चल रहे हैं भैया। वॉरेन बफे ने कहा कि नाई तेरे को पैसे नहीं लगाने। उससे क्या हुआ, जितने लोग थे उसी के यहाँ करके बाल कटाने आते थे। भैया इसी के बाल कटा लो, है क्योंकि यहाँ तो गेम खेलने को मिल जाएगा, वेटिंग नहीं करना पड़ता, बाकी जगह वेट करना पड़ता था। नाई को मजा आने लगा। धीरे धीरे इसने वॉशिंगटन डीसी में सारे के सारे सैलून के अंदर अपनी वो गेम इंस्टॉल करनी शुरू कर दी। $25 से बिजनेस चालू किया, रोज पैसा कमाया, रोज पैसा कमाया, और आने वाले समय में 1 साल के अंदर $1000 में बिजनेस को बेच दिया। $25 से $1000। उसके बाद इसको एक दादाजी की कहानी सुनाता हूं। इसके दादाजी ने भी इसको एक बार एक काम पे लगाया था कि आज अपने दोस्त को लेकर के सामान उठाने का, राशन की दुकान थी दादाजी की, इधर से उठा उधर रख, उधर से उठा इधर रख, तेरे को पैसे दे दूंगा। इसने कहा ठीक है दादाजी। हाँ, काम मिल गया। एक और काम में तेज था, बहुत मेहनत करके उठाया, हाथ सूज गए, थक गए, हाथ जम गए, बुरा हाल हो गया। इतना उठाया, इतना रखा, दादा ने 90 सेंट दे दिए, आधे आधे बांट लो। बोला $1 नहीं मिला, 90 सेंट। बहुत गुस्सा आया। इसने सोचा यार दादा बहुत तेज निकला, सही खेल गया यार, है पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और बाद में 90 सेंट दे दिया, ये कोई पैसा होता है। उस दिन इसको समझ में आया कि मेरी बात सुनो भैया, हाँ, पहले ही स्पेसिफिक्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही धंधा करना है किसी के साथ। जब नौकरी भी मांगने जाओ ना, उस दिन जिस दिन नौकरी मिलती है ना, तब नेगोशिएट कर लेना इंटरव्यू में। उस समय जितनी तनख्वाह तय हो गई, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। 1 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ती भैया फिर तो। बिग बार्गेनिंग लेवरेज इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू बिगिन अ जॉब। उसके बाद कोई नहीं पूछता आपको। तो ये कहते हैं कि मैं अच्छा इन्वेस्टर इसलिए क्योंकि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, और अच्छा बिजनेसमैन भी इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं। रिस्क कहते हैं कि खत्म
हो जाता है जब तुमको समझ में आ जाता है तुम कर क्या रहे हो। पहले समझ तो लो तुम कर क्या रहे हो। शेयर मार्केट में रिस्क तो उसको होता है जिसको पता ही नहीं वो पैसा कहां लगा रहा है। ये जीनियस नहीं है, केवल इतने जीनियस नहीं, जीनियस तो है ही, जनरस भी बहुत है। जनरस इतने हैं, कहते हैं कि भाई मेरी कमाई का 1% से ज्यादा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं। मैंने खाना वही $3 का ब्रेकफास्ट है जी, लेकिन वो 99% दूसरों को दे दिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये अपनी जिंदगी में $3 से ऊपर का ब्रेकफास्ट नहीं किया इन्होंने, और अपनी सारी की सारी चैरिटी लोगों को कमिट कर दी। $37 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। कोविड की जो आज वैक्सीनेशन आई है उसमें वॉरेन बफे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत डोनेशन किया है। ये अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ही कमा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूं कि उनको लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देना चाहता कि उनको लगे कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी, जैसे अपने भारत रत्न रहता है, वहां प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है भारत रत्न की तरह यूएस के अंदर, वो उनको बराक ओबामा ने दिया था। बराक ओबामा क्या बोलते हैं, भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो, और न केवल आप सबसे अमीर हो बल्कि आप सबसे एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हो। ये थोड़े लॉयल भी रहते हैं। एक और क्वालिटी बताऊं उनके कपड़ों के मामले में, कपड़े वही पहनते हैं जो एक बार पहन लिए। वैसे चाइना गए थे एक दफा, ये चाइना में वहां एक होटल में रुके हुए, और वहां पे ना एक मैडम ली हुआ करती थी, लोकल दर्जी थी, एक मशीन के साथ में घर में बैठ करके, आसपास किसान की बेटी थी, तब पैसे वाली नहीं थी। तो वो उसने देख लिया वॉरेन बफे को उसी होटल में जाते हुए, और वॉरेन बफे उसके लिए इंस्पिरेशन थे। किसी तरह से होटल के रिसेप्शन से फोन करा के अपने 2 आदमियों से उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। वो 2 आदमी घंटी बजा के रूम में घुसे, जाते ही उसका नाप लेने लगे। ला भैया शर्ट का नाप दिखाओ, कोट का नाप दिखाओ, गर्दन देखो, चेस्ट देखो, हैं जी, पेट देखो कितना है। जितनी देर में वॉरेन बफे को कुछ समझ में आता, वो कहते हैं सूट का कलर सिलेक्ट कर लो जी। सिलेक्ट कर लिया। उसने कहा पैसे बताओ, इतने में वो लड़के चले गए। अगले दिन सुबह क्या जबरदस्त स्मार्ट सूट, एकदम बढ़िया स्टिचिंग का, पहुंच गया वॉरेन बफे के पास, और उससे पैसा भी नहीं लिया, उसको गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो मैडम ली जो थी वो उसकी बड़ी फैन हुआ करती थी। तो इसने कहा कि भाई सूट बड़ा अच्छा है, ऐसा करो मेरे को 2 सूट और बना दो। मैडम ली ने 20 सूट उसको 3 दिन के बाद फिर से भेज दिए, और 20 के 20 सूट का 1 रुपया नहीं लिया। वॉरेन बफे बड़ा हैरान हो गया, बोला यार तुम पैसा नहीं ले रहे हो मुझसे। हाँ, लेकिन वॉरेन बफे ने उसको प्रमोट बहुत किया, इतना प्रमोट किया कि उनके दोस्त बिल गेट्स, उसके भी कपड़े आज मैडम ली बनाती हैं, और दुनिया भर के लोग कपड़े बनाती हैं। बर्कशायर हैथवे की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पे भी उनको इन्वाइट किया और बड़ा उनको धन्यवाद किया। और वो दिन है और आज का दिन है, वही 20 सूट है उनके पास। वो पिछले 20 साल से वही 20 सूट अलग अलग दिन बदल के पहनते हैं। ये ऐसे आदमी है, अपनी आदतों के साथ लॉयल है, एक जैसा ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, वही गाड़ी चलाते हैं, 50 साल से उसी घर में रहते हैं, वही 20 सूट पहनते हैं। यहां तक कि फोन भी उनके पास सैमसंग का वही फ्लिप वाला पुराना है। एप्पल में इनके काफी शेयर हैं, ये एप्पल के 5%, 5.5% के मालिक हैं। तो टिम कुक एप्पल का सीईओ, वो कहता है भैया मैं आता हूं तुम्हारे पास, तुम यार कम से कम हमारी कंपनी के मालिक को एप्पल का फोन यूज करो। उनको एप्पल का फोन आईफोन 11 रिसेंटली दिया उनको, ये लो भैया आईफोन 11, इसको इस्तेमाल करो। वॉरेन बफे बोला ठीक है जी। उसमें उसने नया सिम डाल दिया, वो वाला चेंज नहीं किया, सैमसंग चल रहा है, वो नया सिम डाल दिया। टिम को कहता मैं सिखा दूंगा तुम्हें कैसे यूज करना है। बोला कोई जरूरत ही नहीं है, ये खाली फोन रिसीव करने के लिए रख लिया मैंने, इससे फोन कर लूंगा, रिसीव कर लूंगा, मैंने सीखना कुछ नहीं, इंटरनेट तो मैं वैसे नहीं चलाता। उसी तरीके से चलते हैं। लॉयल्टी कहते हैं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं जिसके साथ लॉयल हो जाता हूं उसका हो जाता हूं। डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। 91 के हो जाएंगे अभी अगस्त में, लेकिन एनर्जी ऐसी है उनके अंदर, है जी, बच्चों की तरह बातचीत करते, इतना एक्साइटेड रहते हैं हर समय। और किसी ने उनसे पूछा भैया आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, बर्गर भी खाते हो, आइसक्रीम भी खाते हो, 91 की उम्र में, 91 रनिंग चल रहा है। बिल गेट्स तो कहते हैं इनके पास 30 साल की उम्र के लड़के की शार्पनेस है, 10 साल के लड़के की उम्र की मुस्कुराहट, ऐसा मिस्चीवियस स्माइल है, और 6 साल के बच्चे की खाने पीने की आदतें हैं। ये क्या कहते हैं, 6 साल के बच्चे का डेथ रेट सबसे कम है, तो उसी की तरह खाओ, मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं, मेंटली एकदम फिट, और रोज आधा घंटा वर्कआउट पक्का करना है इनको। बिल गेट्स के साथ बड़ी दोस्ती हो गई इनकी। वो उसकी तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। बिल गेट्स की जो माँ थी ना, मैरी गेट्स ने अपने घर पे एक इवेंट रखा था, उस घर में किसी को बुलाया, तो उसने फोन पे बोल दिया मेरा दोस्त है वॉरेन बफे, उसको लेके आ रहा हूं। मैरी ने बोला ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। अच्छा, दोस्त लगा हुआ था वॉरेन बफे को समझाने में, तुझे बिल गेट्स से मिलवाऊंगा। वो बोला यार बिल गेट्स आईटी का आदमी, इससे कौन बात करेगा। अच्छा, मां लगी हुई इधर, तुझे वॉरेन बफे से मिलवाऊंगी। वो कह रहा है यार ये तो खाली पी रेशियो डिस्कस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेगा, मैं आईटी का हूं, हमारी बनेगी नहीं, ये दोनों एकदम अलग आदमी है। अच्छा, वो दोनों लगे हुए, नहीं मिलवाते हैं। हुआ ये कि जब ये मिले तो पहला ऐसा क्वेश्चन किया उनको वॉरेन बफे ने, बोला भाई बिल एक बात बता, तेरे को नई आईटी कंपनी बना के दूं अगर, और तेरी माइक्रोसॉफ्ट खत्म, तो नई कंपनी कैसे स्टार्ट करेगा। तुझे अगर मैं नई
किसी देश में कंपनी बनाने को दूं तो तू कैसे बनाएगा, इस कंपनी के बारे में तेरा क्या विचार। वहां उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी फेवरेट किताब, फेवरेट अखबार, फेवरेट ऑथर, फेवरेट आर्टिकल्स कौन से हैं। इतना मजा आया, आधे घंटे की मीटिंग थी, 10 घंटे चलती रही। एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब बात करी, अलग अलग क्वेश्चंस किए, खूब डिस्कशंस हुए। उसके बाद तो फिर ये ताश के दोस्त भी हो गए, शॉपिंग के दोस्त भी हो गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के दोस्त भी हो गए। इनफैक्ट बिल गेट्स के मोबाइल में केवल 2 ही स्पीड डायल के नंबर, एक मेलिंडा गेट उसकी वाइफ का और एक वॉरेन बफे का। ऐसा एक दिन नहीं गया आज तक जब तक इन दोनों ने बात नहीं करी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ उठते बैठते हो। ये कहते हैं कि वॉरेन बफे ने मुझको 2 चीजों में बड़ी हेल्प करी। पहली चीज क्या है कि लाइफ टाइम लर्निंग, और दूसरी है लाइफ टाइम लाफिंग। बोला इससे ज्यादा मैं दुनिया में कभी नहीं कर सकता था। कहते हैं कि पिकअप योर associate whose behavior is better than you, and then that will give you a drift in your direction of life. Tell me who your heroes are. तेरा हीरो कौन है? दोस्त तुझसे भी पूछ रहा हूं, तेरा हीरो कौन है? And I'll tell you who you'll turn out to become. तू बनेगा किसके जैसा आज ही पता चल जाएगा। वॉरेन बफे के ना गुरु भी थे जिनसे ये बड़ा सीखा करते थे, बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम जो थे कोलंबिया के प्रोफेसर थे। ये इन्होंने वॉर्टन छोड़ के कोलंबिया ज्वाइन किया क्योंकि बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी मास्टरी थी। बेंजामिन ग्राहम एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर भी हुआ करते थे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सिखाते थे। और बफे केवल एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिसको A+ रेटिंग। बेंजामिन ग्राहम की सारी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करते थे। ऐसे एकलव्य शिष्य दूर से सीखते थे। बाद में बेंजामिन ग्राहम के घर गए, उनको बोले मैं आपके लिए नौकरी करना चाहता हूं। तो बेंजामिन ग्राहम ने बोला नहीं नहीं, तुमको नहीं रखूंगा, तुम बहुत जीनियस हो, तुमको नहीं रख। मैं ऐसे लड़कों को रखता हूं, ज्यूइश लड़कों को रखता हूं जिनको कोई नौकरी नहीं देता, ताकि मेरे साथ टिक के काम कर सके। बोला मैं टिक के काम करूंगा, नहीं ना, बाहर बाहर, तेरे को नहीं रखूंगा। ठीक है फ्री में रख लो, फ्री में नौकरी करो ना, बोल दिया ना बाहर, तेरे को तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। बेंजामिन ग्राहम इनके गुरु, उन्होंने इनको रखा नहीं। बड़ा परेशान हुए। वॉरेन बफे पीछे पड़े रहे। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि बेंजामिन ग्राहम मान गए, बोले चल ठीक है आजा। और ये वहां से फिर न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। वहां आए, न्यूयॉर्क में आकर के बेंजामिन ग्राहम के साथ में काम करने लगे। सारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट पढ़ना, S&P की रिपोर्ट पढ़ना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, P&L को समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना। जब जिस समय यंग लड़के प्ले बॉय मैगजीन है जी, जहां पे आप देखते हैं कई देवियों के चित्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें वो कम कपड़े पहन के रखती है, उनके चित्र देखते थे। ये उस समय बैलेंस शीट देखा करते थे। ऐसे भयंकर फोकस्ड आदमी थे। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे की जोड़ी ने कमाल कर दिया। वॉरेन बफे खूब सीख रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम की थ्योरीज में फर्क आ गया। बड़ा फर्क था। बेंजामिन ग्राहम क्या कहते हैं कि भाई ये खाली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देखो, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, बहुत है, इससे समझ में आ जाए कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही, चलेगी कि नहीं चलेगी। ये बोले नहीं नहीं, वो क्वांटिटेटिव है, वो नंबर है, मेरे को मैन पावर भी देखनी है, मुझे लीडरशिप भी देखनी है। वॉरेन बफे मानते थे केवल हमारे को परफॉर्मिंग बिजनेस नहीं देखना है, हमें क्वालिटी बिजनेस देखना है जो आगे तक चलेगा। आज चल रहा है मतलब ये नहीं कि आगे चलेगा। बात समझना, शेयर मार्केट के पावरफुल प्रिंसिपल देने वाला भाई वॉरेन बफे का वीडियो है। मेरे वीडियो बाकियों की तरह तो होते नहीं, गेम चेंजिंग है, क्योंकि यहां बेंजामिन ग्राहम बोलते थे क्वांटिटेटिव मेथड और नंबर चेक कर लो, क्वांटिटी नंबर, क्वांटिटेटिव मेथड नंबर, नंबर समझ लो, समझ आ जाए कंपनी चलेगी। ये बोले ना ना ना, क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव अप्रोच। उनकी मैन पावर कैसी है, धंधा कैसा है, कंपटीशन कैसा है, लोकेशन कैसी है, कंपनी में जाओ, लीडरशिप से मिलके आओ, बिजनेस मॉडल देखो, इकोनॉमिक मोट देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो। मोटा मोटा बफे कहते थे भाई कंपनी चलती कैसी है, अंदर घुसो, उसकी लीडरशिप देखो, ईमानदार है कि नहीं। ये कहते थे नहीं नहीं भैया खाली नंबर देखना है। यहां पे इनके झगड़े बढ़ने लगे। और बात वो सही है कि वॉरेन बफे आगे चल के बहुत सफल हुए। जब इनकी बनी नहीं अपने गुरु से तो छोड़ करके ओमाहा वापस आ गए। ओमाहा में आके इन्होंने मकान लिया, फिर वही आज 50 साल पुराना मकान, आज तक वहीं रहते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट के इनके सीक्रेट है। सीखना चाहते हो अगला वीडियो में बताऊं, अभी बताऊं, अभी बता दूं तो इनके इन्वेस्टमेंट सीक्रेट पकड़ो फटाफट। इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज क्या है। इनका कहना है कि फेयर कंपनी को बढ़िया सस्ते प्राइस पे लेने से अच्छा है कि किसी बढ़िया कंपनी को फेयर प्राइस पे लो। इनका मानना है भाई कंपनी में दम होना चाहिए ताकि उसके साथ चिपके रह सकूं, लंबा चलनी चाहिए कंपनी। तो उसकी रिसर्च करना सीख गए, उस पर इन्होंने काम किया। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ो, लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स को भी जाकर के सुनो, उनकी मैनेजमेंट को देखो, और फिर बाद में प्राइस आएगा। इनका कहना क्या है कि पहले ये देखो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मोट है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है इसकी। इकोनॉमिक मोट का मतलब जानते हो ना, एक वीडियो में बताया मैंने,
क्विकली समझाता हूं। जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के महल होते थे, उस महल के आसपास बड़ी खाई खोद देते थे ताकि कोई दूसरा आदमी आए और अटैक करने लगे तो खाई में गिर जाए। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ ना कुछ ऐसी चीज अपने पास एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हैं कि दूसरा कॉपी करने लगे तो खाई में गिर जाए, तो कोई दूसरी कंपनी मेरे को कॉपी ना कर पाए। तो ये कंपनी में ढूंढते थे कि ऐसी कोई चीज हो जो लंबे समय तक केवल इसके पास रहने वाली हो, तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। तो ये, और बाद में जाके प्राइस देखते थे, कहते प्राइस पहले नहीं देखूंगा, पहले देखो कंपनी में दम है, फिर प्राइस कोशिश करेंगे कि सस्ते से सस्ता मिल जाए। कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5-10 साल का जाके देखेंगे, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटर के मुकाबले ये कैसा परफॉर्म कर रही है। बहुत ज्यादा महंगी कंपनी खरीदने में बिलीव नहीं करते रहे, लेकिन एक्सीलेंट कंपनी, वो उनका पहला रूल था। कंपनी जो फंडामेंटली चीपर हो अपनी वर्थ से। और उसके बाद क्या है, ये कहते हैं कि भाई गैम्बलिंग तुम करनी नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग से लॉस होएगा ही होएगा। इन्फॉर्म्ड रहो अपने डिसीजन में, सीखो, अपना होमवर्क करके चलो। कंपनी पे कर्जा तो नहीं है कहीं, कर्जे को जरूर चेक करते हैं, हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी बुद्धिमान ना, स्मार्ट है, तो बिना कर्जा लिए भी बिजनेस कर जाएगा। ये प्रिंसिपल मैंने भी बड़ा बिजनेस में सीखा। आज तक हमने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन और रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ग्रो किए, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत मजबूत रखे हमने बड़ा बिजनेस के अंदर। इसीलिए आज हमारे आईबीसी भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, और यही मैं सारे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी सिखाता हूं, हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी बात बाद में करेंगे। ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं। 2 बातें हैं, एक, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब कंपनी बढ़िया है। लेकिन दूसरा, अगर प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऑपरेशंस और खर्चों पे बड़ा कंट्रोल भी रखा हुआ है। ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वाली ऐसी कंपनी ले लो जिसके साथ टिके रहो, 20% कम से कम ग्रोथ देनी चाहिए स्टेबल तरीके से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी देखो, एनालाइज करो, उसके सारे के सारे करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को पहले पूरा झांक लो। इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल इन मेकिंग द रफ एस्टिमेट के कितना कमा के देगी, तो उसको खरीदना भी मत। इनकी आदत भी ऐसी है कि डीप डाइव करेंगे उसकी वैल्यूएशन में। तभी तो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, 500-500 पेज रोज पढ़ते हैं। वॉरेन बफे, तो मैंने सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर की वीडियो में बताया था, वॉरेन बफे से ज्यादा लर्निंग किसी ने नहीं किया। पूरी दुनिया इनको अपना गुरु मानती है इस मामले में कि ये सीख सीख के आगे बढ़े, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। ये कहते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा रहेगा ना, तो स्टॉक अपने आप चलेगा, उसका प्राइस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ऐसे खरीदो स्टॉक को जैसे अपना मकान खरीद रहे हो, जैसे किसी के साथ शादी करने वाले हो। जब आप शादी कर लेते हो तो रोज रोज शादी तोड़ते नहीं, रोज रोज नहीं तोड़ते। तो ऐसे ही कहते हैं कि रोज रोज स्टॉक नहीं बदलना चाहिए, इनको प्रेम है इस काम से। और ये स्टीव जॉब्स की तरह ये भी ये बोलते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु लव डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और ये एक बात और है कि कहते हैं कि बार बार स्टॉक अगर बेचोगे ना, जल्दी जल्दी खरीदोगे बेचोगे, तो उसके ऊपर टैक्स भी आपको देना पड़ जाएगा, उसकी ट्रेडिंग कमीशन भी देनी पड़ेंगी, तो उस पर भी पैसा बचाना चाहिए। और अगर आप किसी स्टॉक को खरीदने में 10 साल के लिए, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो स्टॉक को खरीदने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट भी ऐसे स्टॉक को रखना मत। कॉलिंग समवन हु डज दिस ट्रेडिंग एवरी डे, जो रोज रोज करता हो और कहता हो कि हाँ जी मैं तो ट्रेडर हूं, बढ़िया इन्वेस्टर हूं, तो कहता है ऐसे ही है जैसे हर बार नई लड़की के साथ रात को सोएगा और अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा रोमांटिक हूं। ये तो रोमांटिक नहीं है, तो सेक्स एडिक्ट है। हाँ, ऐसे ही जो रोज रोज शेयर मार्केट में खरीदता बेचता है, हाँ, वो क्या है, वो इन्वेस्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल रूटीन ट्रेडर है। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक बार समझ लो बिजनेस को, इसके कई प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको भी सीखने चाहिए। हाँ, तभी आप एक बढ़िया पावरफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। ये सीखना जरूरी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन अ नंबर ऑफ मीडियोकर बिजनेस नहीं चाहिए है, क्योंकि वो फिर आपकी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स की को डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास लिमिटेड है। ये कहते हैं मैं हजारों कंपनीज को पहले एनालाइज कर लेता हूं और उसके बाद फिर जाकर के बढ़िया से चूज करके इन्वेस्ट करता हूं। क्यों? इनका रूल क्या है? रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, ये इनकी खास बात क्या है, आप समझ लीजिए कि 500 पेज पढ़ने का जो इनका सिस्टम है रोज का, द मोर यू लर्न मोर यू अर्न, ये प्रिंसिपल है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ, ये वॉरेन बफे का कोट है। हमने भी इसीलिए एक नया कॉम्बो तैयार किया आपके लिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट में, ग्रोथ में, पैसा कमाने में, पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है। तो हमने कुछ नए कोर्सेज जो लॉन्च किए थे, उसका इंट्रोडक्शन जल्दी दे देता हूं आपको। गोल्ड बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, डेट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, पैसिव इनकम, एंजल इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि 7 प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। इसका कॉम्बो हमने सारे कोर्सेज अवेलेबल कर दिए। आज 40 से ज्यादा कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। हर महीने 10 नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप आईबीसी हैं, ये सारे कोर्सेज फ्री हैं। अगर आप लाइफ टाइम मेंबर हैं, ये सारे कोर्सेज फ्री हैं। अगर आप ये नहीं हैं,
तो ये बोर्ड लाइन नंबर है। आप फोन करके पता करिए आपके बिजनेस में, अगर आप रिटेलर हैं तो कौन से नए कोर्स आपको काम आएंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं कौन से काम आएंगे, स्टार्टअप है तो कौन से, हर एक एरिया के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए देश के सारे बिलियनियर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के आपके लर्निंग प्रोग्राम बना दिए और इतना कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया कि गेम चेंजर। बोर्ड लाइन नंबर, इस नंबर को सेव कर लो, कभी भी काम आएगा। आपका लाइफ लाइन है, केवल बोर्ड लाइन नहीं है। तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए ना यार। फ्री में इतने पावरफुल वीडियोस देते हैं, एक के बाद एक देते जा रहे हैं, मेरा समय जाता है इसके अंदर। फ्री में कंटेंट दे रहा हूं कंटिन्यूअसली। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो कौन सा देखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, लर्निंग इंस्पायरिंग है बहुत। हाँ, इफ ही कैन डू यू कैन टू। अगर ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे चैनल पे हर बार वापस आने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, पता है ना, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। विनम्रता के साथ आप सबका हाथ जोड़ के, मुस्कुराहट से बहुत बहुत धन्यवाद।